हेलो, नमस्ते, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी जो कैंडिडेट राजस्थान के कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है। उम्मीद करते हैं अच्छे से अपने शेड्यूल के साथ तैयारी करता होगा। ठीक है। और देखो, इलेक्शन आपका बहुत करीब है। इलेक्शन के बाद आपकी वैकेंसियाँ आने वाली हैं। तो बस आपसे मैं यही कहना चाहूँगा कि आप अच्छे से अपने रूटीन को फॉलो करें और अब ज़्यादा समय बिल्कुल बर्बाद ना करें। देखो किरण, समय को अगर आप बर्बाद करोगे तो समय आपको बर्बाद कर देगा। इससे अच्छा है कि समय को आप बर्बाद मत करो, क्योंकि फिर आप बर्बाद हो जाओगे। मेरे कहने का तात्पर्य बस यही है कि अच्छे से अपने जो सपने हैं ना, अपना जो लक्ष्य है, अपनी जो मंजिल है, उसको पकड़ने में लग जाओ अब। कि भाई अब की बार तो मंजिल को पाना ही है कुल मिला के। इसलिए अच्छे से अपने रूटीन को फॉलो करो। फेस्टिवल्स आपके सारे निकल के, इलेक्शन भी आपका निकल जाएगा। अब फाइनली देखो, इलेक्शन के बाद आपके जो एग्ज़ाम्स हैं वो वापस से पटरी पे आना स्टार्ट हो जाएंगे। जनवरी से आपके एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएंगे। धीरे धीरे आपके सारे एग्ज़ाम होने वाले हैं। सरकार भले आपके कांग्रेस हो या बीजेपी हो या फिर अदर हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। एग्ज़ाम तो आपके होने वाले ही है। तो आप अपनी तैयारी को कंटिन्यू कर दें, आपको ज़रूर बेनिफिट मिलेगा। देखो, आप मेरे को एक बात समझ में नहीं आती, आप इधर उधर क्यों भटकते हो। एक बार आप मेरा वीडियो देखो, अच्छे से कंटेंट को देखो। आप अगर सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, ठीक है, थर्ड ग्रेड, रिट, पटवारी, वीडियो, पुस्तकालय में थर्ड ग्रेड वाला, सेकंड ग्रेड वाला, छात्रावास अधीक्षक वाला हो गया, ठीक है। इसके अलावा देखो, मैं चर्चा कर लूँ तो आरएस लेवल तक के पेपर मैंने अच्छे से सॉल्यूशन करवाया। इसलिए मैं कहता हूँ आपको कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है। पशु परिचर हो, आपका कोई भी वैकेंसी हो, शानदार मैंने तैयारी कराई। एक बार आप विश्वास करके पेपर तो देखें। वाकई में इतनी बेहतर कंटेंट मैंने आपको उपलब्ध करवाया है कि शायद बड़े बड़े जो चैनल्स हैं, बड़े बड़े जो ऐप्स हैं, वहाँ पर भी आपको नहीं मिलने वाले। लेकिन एक बार आप वीडियो पूरा देख के देखें, फिर कमेंट करना सर वाकई में आपने करवाया नहीं करवाया। देखो, तो ये सारी मेहनत बस आपके लिए है। बस आप तो छोटा सा सपोर्ट करना है भाई, चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगर आपकी कोई क्वेरी है तो कमेंट करना और लाइक करना। और कोई भी आप मतलब कोई भी दिक्कत नहीं है, ये देख लो आप। इसलिए बस यही कहना आप लोगों से कि कहीं मत भटको। एक बार मेरे सारे पेपर्स देखो, आपकी राजस्थान जीके क्लियर हो जाएगी, आपकी राजस्थान पॉलिटी क्लियर हो जाएगा, राजस्थान भूगोल क्लियर हो जाएगा, राजस्थान इतिहास क्लियर हो जाएगा, राजस्थान आर्ट एंड कल्चर क्लियर हो जाएगा, राजस्थान भारत का संविधान भी मैंने कराया, वर्ल्ड का ज्योग्राफी मैंने करवाया हुआ है, ठीक है। तो मोस्टली मैं कह रहा हूँ जिनके एग्ज़ाम्स बहुत करीब है, जूनियर अकाउंटेंट वाला हो गया आपका, ठीक है। संगणक वाले जो विद्यार्थी है, कहाँ चले गए वो, क्यों नहीं तैयारी कर रहे। कितना एग्ज़ाम बाकी रह गया, 3 महीने भी नहीं बचे हैं, ठीक है। और जूनियर अकाउंटेंट और संगणक की डेट भी आ चुकी है। इसलिए मैं कहता हूँ तैयारी में क्यों नहीं लगते आप, तैयारी करो वाकई में। अगर सिलेक्शन चाहते हो और आपका सपना है सरकारी नौकरी, तो मेरे साथ जुड़ो, चैनल को सब्सक्राइब करो। जब तक आपकी सरकारी नौकरी नहीं लगेगी, तब तक मैं आपको बेहतर से बेहतर कंटेंट और आपके साथ मेहनत में लगा रहूँगा। इसलिए बस यही कहना, चैनल के साथ जुड़िए और अपनी बेहतर तैयारी कीजिए। आज जो अपन पेपर हल करने वाले हैं, आरपीएससी का पेपर हल करने वाले हैं, ठीक है। एआरओ का जो पेपर आपका जीके और एग्रीकल्चर केमिस्ट्री का जो पेपर था, 2022 में ये पेपर लिया गया था। और अब चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ, आरपीएससी के मेरे इस चैनल पर आपको 100+ पेपरों का सॉल्यूशन मिल जाएगा, और आरएसएसबी बोर्ड के भी 100+ पेपरों का सॉल्यूशन मिलने वाला। यानी आप मेरे इस चैनल पर जुड़ के 200+ पेपर अगर हल कर लेते हो, तो मैं श्योरिटी के साथ कह सकता हूँ सेकंड ग्रेड टीचर बन जाओगे, फर्स्ट ग्रेड टीचर बन जाओगे, आप पटवारी बन जाओगे, आप ग्राम सेवक वीडियो बन जाओगे, आप पुस्तकालय अधीक्षक बन जाओगे, आप लाइब्रेरियन बन जाओगे। हम्म? पुस्तकालय और लाइब्रेरियन तो आपका एक ही हो गया। इसके अलावा आपका छात्रावास अधीक्षक हुआ, जेईएन हुआ, एईएन हुआ, पशु परिचर हुआ, असिस्टेंट प्रोफेसर हुआ। बहुत शानदार लेवल की आपकी तैयारी हो जाएगी, बस इन पेपरों का आप हल कर लीजिएगा। तो बढ़ता है पहले क्वेश्चन की ओर, देख लेते हैं। बहुत शानदार व्याख्या के साथ बताऊंगा, ऐसा कंटेंट आपको कहीं भी उपलब्ध नहीं होगा। अगर आपको विश्वास है तो एक बार वीडियो को पूरा देख के देख ले आप, आपको खुद को लगेगा सर आपने बहुत मेहनत की है। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर, देख लेते हैं पहला क्वेश्चन आपका क्या है। किस शैली में चमकीले पीले रंग और लाख के लाल रंग की प्रधानता देखी जाती है।
तो ये आपको बताना है। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने, मारवाड़ शैली, किशनगढ़ शैली, मेवाड़ शैली और हाड़ौती शैली। इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल ऑप्शन नंबर 3 जो है आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। भाई आपका पीला रंग और लाख के लाल रंग की जो प्रधानता देखी जा सकती है वो मेवाड़ शैली में देखी जा सकती है। कौन सी शैली में देखी जा सकती है? मेवाड़ शैली के अंदर देखी जा सकती है। और मैं आपको बता देता हूँ, तो मेवाड़ जो है राजस्थान की सबसे प्राचीन शैली है, सबसे पुरानी शैली, सभी शैलियों की जन्मदायिनी जो है आपकी मेवाड़ शैली है। और भौगोलिक आधार पर बात कर लो तो राजस्थान की जो चित्रकला शैली है उसे 4 भागों में बांटा गया है, जिन्हें स्कूल्स कहा जाता है। कौन कौन से मैं आपके सामने चर्चा कर लेता हूँ। एक तो आपका मेवाड़ स्कूल है, एक आपका मारवाड़ स्कूल है, एक आपका ढूंढाड़ स्कूल है, कौन सा? ढूंढाड़। और एक आपका जो है हाड़ौती स्कूल है। कितने? 4 स्कूल के अंदर बांटा गया। ठीक है, इन चारों के अंदर आपकी कौन कौन सी शैलियों को शामिल किया गया तो वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। देखो मेवाड़ की मैं बात कर लूँ तो सबसे पहला आपका उदयपुर शैली, नाथद्वारा शैली, चावंड शैली, देवगढ़ शैली, शाहपुरा शैली। तो ये सारी शैली जो है आपके मेवाड़ शैली के अंतर्गत शामिल है। मारवाड़ शैली की मैं बात कर लूँ तो देखो जोधपुर शैली, ठीक है, इसके अलावा आपके बीकानेर शैली, बीकानेर के अलावा जैसलमेर शैली, जैसलमेर के अलावा नागौर शैली, नागौर के अलावा किशनगढ़ शैली, किशनगढ़ के अलावा अजमेर शैली। ये सारी आपके मारवाड़ स्कूल से यानी मारवाड़ चित्र शैली के अंदर शामिल है। अब थोड़ी सी मैं चर्चा कर लेता हूँ ढूंढाड़ शैली की, कि ढूंढाड़ शैली के अंदर कौन कौन सी आपकी शैलियाँ शामिल है ढूंढाड़ स्कूल के अंदर। तो देखो मैं आपको बता देता हूँ। एक तो आपकी जयपुर शैली हो गई, एक आपकी आमेर शैली हो गई, इसके अलावा एक आपकी उनियारा शैली हो गई। ये ऐसे सवाल बना हुआ, बार बार सवाल पूछा जाता है। देखो सवाल ऐसे कैसे बनेगा, सीधा मेवाड़ स्कूल में कौन सी शैली शामिल नहीं है, ठीक है, ऐसा आपका सवाल पूछा जाएगा। तो उनियारा शैली होगी आपकी, शेखावटी शैली भी आपकी ढूंढाड़ स्कूल में शामिल है, ठीक है। इसके अलावा मैं बात कर लूँ तो अलवर शैली भी आपकी ढूंढाड़ में शामिल है। अब मैं हाड़ौती स्कूल की बात कर लेता हूँ थोड़ी सी। हाड़ौती स्कूल के अंदर आपकी कौन कौन सी शैली आती है? आपकी कोटा होगी, बूंदी हो गई, झालावाड़ हो गई, ठीक है। ठीक है, तो ये 3 शैलियाँ जो है आपकी कोटा, बूंदी और झालावाड़, ये आपके हाड़ौती के स्कूल के अंदर शामिल है। अब देखो थोड़ी सी और चर्चा कर लेता हूँ मैं शानदार वाली। देखो बस चैनल के साथ जुड़िए, बेहतर तैयारी करवा दूंगा वाकई में, एक क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाने दूंगा। और नए जीके भी साथ में लेके चलूंगा। अगर कुछ स्थान चेंज हो गए, कुछ मंदिर, कुछ आपके किले या कोई भी इधर उधर हुआ तो वो भी मैं आपका साथ में बता दूंगा। बस आपको क्या करना, चैनल को सपोर्ट करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने मित्रों के साथ शेयर करना। बहुत बेहतर तैयारी मैं आपकी करवाने वाला हूँ। तो देखो अब जो सवाल में पूछा गया था, मैं रंगों की बात कर लेता हूँ। देखो अलवर शैली के अंदर जो कौन से रंग की प्रधानता था, आपको याद रखना हरा रंग की प्रधानता। भाई कौन से? हरा रंग की प्रधानता। किशनगढ़ की बात कर लो ना, किशनगढ़ शैली में एक तो आपका गुलाबी रंग की प्रधानता है, दूसरा गुलाबी व सफ़ेद यानी सफ़ेद रंग, गुलाबी और सफ़ेद रंग की जो प्रधानता आपकी देखी जाएगी वो किशनगढ़ शैली में देखी जाएगी। नीले रंग की प्रधानता की मैं बात कर लूँ तो आपकी कोटा शैली के अंदर है। भाई नीले रंग की प्रधानता कौन सी शैली में? कोटा में। और सुनहरी शैली, ठीक है, सोने जैसे कलर की सुनहरी शैली आपको बूंदी शैली में देखने को मिलेगी। भाई सुनहरे रंग का जो प्रधान था वो बूंदी शैली में। और पीला, पीला जो है आपका जोधपुर और बीकानेर, जोधपुर और बीकानेर, जोधपुर में भी है, बीकानेर में भी है और मेवाड़ में भी है, जैसे आपको पूछा गया चमकीले पीले रंग, ठीक है। इसके अलावा मेवाड़ शैली में देखो आपका एक तो पीला रंग हो गया, एक लाख का लाल रंग, ज़्यादा लाल रंग की प्रधानता है मेवाड़ शैली में, ये आपको याद रखना है। इसके अलावा मैं बता देता हूँ आपको प्रमुख शैलियों में जो एक पशु पक्षियों के जो चित्र बनाए गए ना खास खास, उनके बारे में थोड़ी सी अपन चर्चा कर लेते हैं। देखो मेवाड़ शैली में बात करूँ तो सबसे ज़्यादा आपका हाथी और चकोर का चित्र मिलता है। किसका? हाथी और चकोर का। कौन सी शैली में मिलता? मेवाड़ शैली में मिलता। इसके अलावा मैं बात कर लूँ तो देखो चील और कौवा, चील कौवा और ऊँट के जो सर्वाधिक चित्रण हुए वो जोधपुर और बीकानेर शैली में हुए हैं। कौन सी शैली में? जोधपुर और बीकानेर शैली के अंदर, ठीक है। हिरण शेर बतख का कोटा शैली और बूंदी शैली के अंदर, कोटा शैली और बूंदी शैली के अंदर इसका सर्वाधिक चित्रण हुआ। जबकि मैं बात कर लूँ घोड़ा और मोर का, ये जयपुर और अलवर शैली में इसका सर्वाधिक चित्रण, गाय और मोर का जो आपके नाथ द्वारा शैली में सर्वाधिक चित्रण हुआ है। अब मैं बात कर लेता हूँ प्रमुख वृक्षों की प्रधानता, कि कौन कौन से वृक्ष कौन सी शैली के अंदर बनाए गए। तो देखो पीपल के वृक्ष की जो सर्वाधिक देखा जा सकता है आपको, पीपल का जो वृक्ष है आपको जयपुर और अलवर शैली में आपको देखा जा सकता है। खजूर के वृक्ष की अगर मैं बात कर लेता हूँ तो खजूर का वृक्ष आपको कोटा और बूंदी शैली में देखा जा सकता है।
आम की मैं बात कर लूँ तो देखो आम आपका जोधपुर में भी है और बीकानेर में भी। जोधपुर शैली और बीकानेर शैली दोनों में ही आपको आम का वृक्ष मिलेगा। जबकि कदम के वृक्ष की प्रधानता, ये सवाल सीधा एग्जाम में पूछा था। देखो सवाल कैसे बनेगा कि कदम के वृक्ष की प्रधानता कौन सी शैली में पाई जाती है, तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा, कदम का जो वृक्ष है आपका, ये आपके मेवाड़ की शैली में इसकी प्रधानता पाई जाती है। कौन सी शैली में? मेवाड़ शैली के अंदर इसकी प्रधानता आपकी पाई जाती है। केला की बात कर लूँ तो केला आपका नाथद्वारा शैली में मिलता है, केले के वृक्ष। ठीक है, अब मैं थोड़ी सी चर्चा कर लेता हूँ आँखों की। ठीक है, कई बार आँखों के भी सवाल पूछे जाते हैं कि भी खंजर के समान जो आँखें हैं वो कौन सी शैली में पाई जाती है, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा बीकानेर शैली। खंजर के समान जो आँखें बीकानेर शैली में, हिरण के जैसे जो आँखें है वो मेवाड़ शैली के अंदर है, और आम के जैसी आँखें कोटा और बूंदी में मिल जाएगी आपको। कहाँ? कोटा और बूंदी में। वापस से बता रहा हूँ, इसी कंटेंट से आपके एग्ज़ाम में सवाल बनता है और बेहतर कंटेंट में उपलब्ध करवा रहा हूँ। बड़े बड़े ऐप्स, बड़े बड़े चैनल पे देखना ऐसी जानकारी नहीं देते वो, ऐसी जानकारी वो अपने ऐप के माध्यम से बेचते हैं, और यही जानकारी मैं आपको यूट्यूब पे उपलब्ध करवा रहा हूँ। इसलिए अगर वाकई में बेहतर तैयारी करनी है, चैनल के साथ जुड़िए, आपकी एक शानदार तैयारी मैं करवा दूंगा। और देखो मैं हिरण की जैसी आंखों की बात कर लूँ, सॉरी मछली के जैसी की आंखें बात कर लूँ, तो मछली की जो आंखें पाई जाती है आपके जयपुर और अलवर के अंदर अलवर शैली में पाई जाती है। कमान जैसी आंखें आपकी किशनगढ़ के अंदर, और बादाम जैसी आंखें आपके जोधपुर शैली में मिलती है। कौन से में? जोधपुर शैली में। तो ये देखो इतने सारे मैंने फैक्ट आपको बताए, तो ये सारे फैक्ट आपको याद रखना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है, यहाँ से सीधा सवाल बनता है आपका। ठीक है, मैंने आपको रंगों की प्रधानता बता दी, वृक्षों की प्रधानता बताई, आंखें कैसी होती है वो भी मैंने आपको बता दी। तो ये सारी जो है, और इसके अलावा कौन से स्कूल में कौन सी शैली शामिल है भी, ये भी मैंने आपको बता दिया। जब भी आप क्लास लो तो क्लास के साथ पेन लेके बैठा करो, नोट्स तैयार करो, एक क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 की मैं बात कर लेता हूँ, कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? तो देखो मैं बात कर लेता हूँ, राजस्थान में देखो नदियों को 3 भागों में बांटा है, आपको पता हो तो देखो मैं सबसे पहले बता देता हूँ आपको। आंतरिक अपवा, इसके बाद अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ, और इसके बाद आपकी बंगाल की खाड़ी के अंदर गिरने वाली नदियाँ। ठीक है, एक तो आंतरिक प्रवाह की नदियाँ, अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ, बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ। देखो मैं आंतरिक प्रवाह की नदियों की बात कर लूँ तो आपको याद रखना, उसमें एक आपकी घग्गर शामिल है, घग्गर के अलावा आपकी कांतली, कांतली के अलावा आपकी बात कर लूँ तो काकनी, काकनी के अलावा मैं बात कर लेता हूँ तो कौन सी नदी है, तो देखो बिल्कुल आपको याद रखना, साबी नदी, एक आपकी मेंथा नदी, एक आपकी रूपनगढ़ नदी, एक आपकी रूपारेल नदी, एक आपकी सागरमती। तो ये जो है आपकी, ये नदियाँ जो है आपकी, ये आंतरिक प्रवाह की नदियाँ है। जबकि अरब सागर में गिरने वाली नदियों की अगर मैं थोड़ी सी चर्चा कर लूँ तो आपको बिल्कुल याद रखना है, लूनी नदी होगी आपकी, ठीक है, माही नदी होगी आपकी, सोम नदी होगी आपकी, जाखम नदी होगी आपकी, ठीक है, साबरमती नदी होगी आपकी, पश्चिम बनास नदी होगी आपकी, ठीक है, पश्चिम बनास भी होगी। इसके अलावा मैं बात करूँ तो आपकी सूकड़ी नदी हो गई, जवाई नदी हो गई, जोजड़ी, मीठड़ी, ये सारी नदियाँ अपना पानी अरब सागर में ले जाती हैं। अब मैं बात कर लेता हूँ बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ। तो चंबल नदी होगी आपकी, ठीक है, बनास नदी होगी आपकी, कोठारी नदी होगी आपकी, काली सिंध नदी होगी आपकी, बाणगंगा नदी होगी आपकी, पार्वती नदी होगी आपकी, परवन नदी होगी, बामनी, चाखन। तो ये सारी नदियाँ जो है अपना पानी कहाँ ले जाती है? बंगाल की खाड़ी में। अब देखो शानदार एक तगड़ी बात और मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ, वाकई में बहुत महत्वपूर्ण है। देखो चंबल नदी के क्रम में कुल अपवाह क्षेत्र का प्रतिशत कितना है? ये कल ही मैंने समझाया था। ऐसा सवाल अगर आ जाता है तो एग्जाम में बहुत कम बच्चे कर पाएंगे। चंबल नदी के में अपवाह क्षेत्र की प्रतिशत में बात कर लूँ तो आपको याद रखना 20.90% है। कितना? 20.90%। दूसरा है कुल अपवाह क्षेत्र का प्रतिशत, लूनी नदी की मैं बात कर लूँ तो देखो 10.40% है। कितना? 10.40%। और माही नदी के मैं अपवाह क्षेत्र की बात कर लूँ तो आपको याद रखना 4.80% है। कल के पेपर में ये सवाल पूछा गया, यार आरपीएससी इन सवालों को बार बार पूछती है, एक दो बार शायद आरएसएसबी बोर्ड ने भी इस सवाल को पूछा है, तो बिल्कुल ये फैक्ट आपको याद रखना। और साबरमती नदी की मैं अपवाह क्षेत्र की बात कर लूँ तो 1% है, ये आपको याद रखना। इसके अलावा आंतरिक प्रवाह क्रम की मैं बात कर लूँ तो 60.5% है। 60.5% आपका आंतरिक अपप्रवाह क्षेत्र है, बिल्कुल आपको याद रखना है, जो कि इम्पोर्टेंट भी है और वाकई में मैं कहता हूँ आपको याद रखना ही होगा।
ठीक है, तो ये प्रतिशत भी आपको बिल्कुल याद रखने होंगे। तो अब बढ़ जाता है अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 जो आपके सामने, घाघरोन का किला किन नदियों के संगम स्थल पर है? तो देखो, घाघरोन के किले की मैं बात कर लेता हूँ, कौन से संगम स्थल पर है। तो घाघरोन का जो किला है आपका आहू और कालीसिंध नदी के किनारे। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन साथ में ही मैं आपको बेहतरीन फैक्ट बताऊंगा। घाघरोन तो आपका हो गया आहू और कालीसिंध पे। एक आपका बेसरोडगढ़ है। कौन सा? बेसरोडगढ़। बेसरोडगढ़ कौन सी नदी के किनारे? तो आपको याद रखना, एक तो चंबल और दूसरी आपकी बामनी। ठीक है, इसके अलावा आपका शेरगढ़ दुर्ग है आपका, है ना। शेरगढ़ दुर्ग की बात कर लो तो ये परवन नदी के किनारे भी। कौन सी नदी के किनारे? परवन नदी के किनारे पे। इसके अलावा मैं बात कर लूँ चित्तौड़गढ़ दुर्ग की। ठीक है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग की अगर मैं बात करूँ ना, चित्तौड़गढ़ दुर्ग कौन सी 2 नदियों के किनारे है? तो आपको याद रखता है, तो गंभीरी, दूसरी आपकी बेडच, इन नदियों के किनारे है। इसके अलावा एक मनोहर थाना दुर्ग है आपका, ये परवन और कालीखाड़ नदी के किनारे है। और एक आपका कोटा दुर्ग है जो कि चंबल नदी के किनारे स्थित है। ये आपको याद रखना। देखो, और महत्वपूर्ण फैक्ट मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ कि राजस्थान में नदियों के निकट जो स्थित अभ्यारण्य है ना, उनके बारे में चर्चा आपसे करना चाहूँगा। एक तो आपका हो गया राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य, ये चंबल नदी के किनारे है। जवाहर सागर अभ्यारण्य आपका चंबल नदी के किनारे है। शेरगढ़ अभ्यारण्य आपका परवन नदी के किनारे है। बस्सी अभ्यारण्य आपका ओरई और बामनी के संगम पर है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना। इसके अलावा देखो, मैं और फैक्ट आपसे शेयर करना चाहूँगा कि नदियों पर बसे प्रमुख नगर राजस्थान में। देखो, सीधा सीधा कभी सवाल पूछ लिया जाता है कि आपका चित्तौड़गढ़ कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है। ठीक है, और बालोतरा कौन सी नदी के किनारे बसा, तो मैं आपको बता देता हूँ। चंबल पर आपका कोटा बसा हुआ, जवाई पे आपका सुमेरपुर बसा हुआ, बेडच पर आपका चित्तौड़, खारी नदी पे आपका आसिंद भीलवाड़ा है, काली सिंध पर आपका झालावाड़ है, पश्चिम बनास पर आपका डीसा है जो कि गुजरात का है ना, लूनी नदी पर आपका बालोतरा है, साबरमती पर आपका गांधीनगर बसा हुआ है। इसके अलावा देखो, मैं बात करता हूँ राजस्थान में कुल कितने त्रिवेणी संगम है। ये सवाल सीधा सीधा पूछ लिया जाओ तो आपको पता कितने? 4 त्रिवेणी संगम है राजस्थान के अंदर। कितने? 4 त्रिवेणी संगम है। चारों के बारे में आपको बताने वाला हूँ, और यहाँ से एग्जामिनर अक्सर आपके सवाल बनाता है। सबसे पहला त्रिवेणी संगम की अगर मैं बात कर लूँ तो बनास, मैनाल और बेडच। ठीक है, बनास, मैनाल, बेडच कहाँ बना था? तो बिगोद भीलवाड़ा के अंदर बना था। कहाँ बना था? बिगोद भीलवाड़ा में। दूसरे की मैं बात कर लूँ, दूसरे त्रिवेणी संगम की, तो आपको याद रखना माही, जाखम और सोम। ठीक है, ये कहाँ बनाता था? बेणेश्वर डूंगरपुर में अपना त्रिवेणी संगम ये नदियाँ बनाती है। इसके अलावा मैं तीसरे की बात कर लूँ तो तीसरा आपको याद रखना बनास, चंबल और सीप। ठीक है, बनास, चंबल, सीप, तीन ही नदियों का जो संगम है वो रामेश्वर घाट सवाई माधोपुर में आपका त्रिवेणी संगम बनाती है। कौन कौन सी नदी? बनास, चंबल और सीप। एक आखिरी त्रिवेणी संगम मैं आपको बता देता हूँ, बनास, डाई और खारी। बनास, डाई, खारी, ये आपके राजमहल टोक के अंदर आपका त्रिवेणी संगम बनाती है। तो ये फैक्ट भी आपको साथ के साथ ही याद रखना है, जो कि इम्पोर्टेंट है, बिल्कुल इम्पोर्टेंट है। मैंने आपको बता दिया है बहुत सारे फैक्ट, सारे फैक्ट को अपने नोट्स में ऐड करना। इसके अलावा थोड़ी सी चर्चा मैं घाघरोन के किले के बारे में करना चाहूँगा। देखो, घाघरोन के किलों का जो निर्माण करवाया था ना, वो डोड परमार राजपूतों ने करवाया था। किसने करवाया था भाई? डोड परमार राजपूतों के द्वारा करवाया था। और इसका नाम जो है डोडगढ़ के नाम से भी इसे जाना जाता है। कौन सा गढ़? डोडगढ़। और इसे धूलरगढ़ के नाम से भी जाना जाता है, धूलरगढ़। ठीक है, डोडगढ़ भी आपका घाघरोन को कहा जाता है, धूलरगढ़ भी आपका ये किसे कहा जाता है? घाघरोन को ही कहा जाता है। अब देखो, मैं बात कर लेता हूँ चौहान कल्पद्रुम के अनुसार खींची राजवंश के संस्थापक देवी सिंह खींची ने 12वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में डोड शासक बीजल देव, कौन से देव? बीजल देव, बीजल देव से जीतकर इसका नाम घाघरोन रखा था। अब सवाल सीधा एग्जाम में कैसा बनेगा सर? देखो, एग्जाम में छपने वाला सवाल मैं आपको बताता हूँ कि भाई घाघरोन नाम, घाघरोन दुर्ग का घाघरोन नाम किसने रखा था? तो ये रखा था डोड शासक बीजल देव। बीजल देव से जीतकर किसने रखा था? देवी सिंह खींची ने रखा था भाई। ठीक है, बिल्कुल आपको याद रखना। पहले बीजल देव के पास था, बीजल देव से जीतकर देवी सिंह खींची ने इसका नाम क्या रखा था? घाघरोन। ठीक है, इसके अलावा देखो, इसी दुर्ग में आपके एक तो मीठे शाह की दरगाह बनी हुई है जो कि बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, और मधुसूदन मंदिर भी आपका यही बना हुआ। इसके अलावा कोटा रियासत के जो सिक्के डालने की जो टकसाल है ना, वो भी आपकी यही है। इसके अलावा मैं बात कर लूँ रामानंद के जो प्रमुख संत है पीपाजी की छतरी, जो भी आपकी यही बनी हुई है, कहा? घाघरोन दुर्ग में। ठीक है, बिल्कुल आपको याद रखना है।
और इसके अलावा देखो मैं बता देता हूँ, तो ये गागरोन का जो दुर्ग है ना, तीर परकोटे से सुरक्षित है। और यहाँ 2 बुर्जें भी रखी हुई है। देखो ये बुर्जें आपको किसी ने नहीं बताई होगी। एक तो राम बुर्ज है, एक ध्वज बुर्ज है। एक तो राम बुर्ज होगी आपकी, और दूसरी आपकी ध्वज बुर्ज। कौन सी बुर्ज? ध्वज बुर्ज, ठीक है। और इसके अलावा दुर्ग के पास एक ऊंची पहाड़ी बनी है जिसे गीद कराई कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गीद कराई। गीद कराई के नाम से जाना जाता है, ठीक है। इसके अलावा देखो यहाँ पर 2 शाखे हुए थे आपके, मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। एक तो शाखा हुआ था आपका 1423 के अंदर, और दूसरा शाखा जो आपका हुआ था 1444 के अंदर हुआ था। कहाँ? गागरोन दुर्ग की बात कर रहा हूँ मैं। 1423 में तो मांडू के सुल्तान होशंग शाह और भोज के पुत्र अचल दास खींची के मध्य हुआ था। अचल दास खींची की रानी उमादे ने जौहर किया था। यही गागरोन का पहला शाखा था। दूसरे शाखे की बात कर लूँ तो 1444 ईस्वी में मांडू के सुल्तान महमूद खिलजी प्रथम और अचलदास खींची के जो पुत्र थे पालन सिंह के मध्य युद्ध हुआ, और ये गागरोन दुर्ग का आपका दूसरा शाखा था, ठीक है। तो ये दोनों शाखे भी आपको याद रखना है, कई बार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है। निम्न में से राजस्थान के किन जिलों में चंबल नदी बहती है? इसका आपका सही उत्तर बताना है। तो इसके मैं सही उत्तर की बात कर लेता हूँ। तो देखो आपका ऑप्शन नंबर 3 जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बूंदी, कोटा, सवाई माधोपुर और धौलपुर, ठीक है। अब चंबल नदी की थोड़ी सी मैं बात कर लेता हूँ। तो देखो चंबल नदी की बात करता हूँ, तो चंबल नदी जो निकलती है ये कहाँ से निकलती है? ये मध्य प्रदेश के महू के दक्षिण में मानपुर के निकट विंध्याचल की पर्वत की जानापाव पहाड़ी से निकलती है, और राजस्थान के 84गढ़ चित्तौड़गढ़ से प्रवेश करती है। राजस्थान में बहने के बाद ये आगरा, यूपी के ईटानगर के निकट मुरादगंज स्थान पर यमुना नदी में मिल जाती है। इसके अलावा देखो मैं बात कर लूँ ये कौन कौन से जिलों में बहती है, तो चित्तौड़गढ़, बूंदी, कोटा, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर में ये नदी प्रवाहित होती है, ठीक है। ये आपको याद रखना। ये राजस्थान की 12मासी नदी है। राजस्थान की 12मासी नदी है, और सबसे ज़्यादा अवनालिका अपर्दन भी यही नदी करती है। ये सवाल कई बार पूछा गया कि बेडलैंड टोपोग्राफी से संबंधित नदी कौन सी है? तो आपकी चंबल नदी है। अवनालिका अपर्दन के लिए कौन सी नदी जानी जाती है? तो चंबल नदी जानी जाती है, ठीक है। इसकी कुल लंबाई की मैं बात कर लूँ तो 966 है, उसमें से 135 किलोमीटर राजस्थान के अंदर बहती है, ठीक है। और ये देखो ये राजस्थान में भी बहती है, ठीक है। इसके अलावा एमपी में भी बहती है और यूपी में भी बहती है, ठीक। 3 राज्यों के अंदर बहती है चंबल नदी, आपको याद रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। रंग महल स्थित है, तो आपका रंग महल कहाँ स्थित है इसके बारे में अपन देख लेते हैं। श्री गंगानगर, बीकानेर, चूरू और हनुमानगढ़। तो गाइज इसका जो सही आंसर होने वाला कौन सा आप बताओ? तो इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, हनुमानगढ़, ठीक है। अब देखो इसके इंपॉर्टेंट फैक्टों की थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं जो सीधे आपको एग्जाम में मिलेंगे। सबसे पहले तो कौन सी नदी के किनारे है ये रंग महल? तो आपको याद रखना गग्गर नदी। कौन सी नदी आपकी? गग्गर नदी। इसके अलावा मैं बात कर लूँ तो इसकी खुदाई किसने करी थी? तो इसकी जो उत्खनन किया था 1952 के अंदर, 1952 के अंदर स्वीडन के जो पुरातत्वविद थे डॉक्टर हन्नारिड के निर्देशन में हुआ था। डॉक्टर हन्नारिड, कौन भाई? डॉक्टर हन्नारिड, ठीक है। इसके अलावा यहाँ से क्या क्या मिला तो मैं बता देता हूँ। यहाँ की सभ्यता से आपको एक तो कुषाण कालीन, पूर्व गुप्त कालीन सभ्यता के समान ही रंग महल से घंटाघर के मर्द पात्र, टोटीदार घड़े, प्याले, कटोरे, बर्तनों के ढक्कन, दीपक, दीपदान आदि यहाँ से आपको प्राप्त हुआ है। और यहाँ से अनेक मरण मूर्तियाँ मिली है जिनमें गोवर्धनधारी श्री कृष्ण का अंकन सर्वप्रथम है जो कि गांधार शैली से संबंधित है। तो ये सारे फैक्ट जो है आपके रंगमहल सभ्यता से थे। ये सारे फैक्ट आपको नोट्स में ऐड करने, नोट्स के बाद अपने दिमाग में सेट करने, फिर दिमाग से वापस कहाँ निकालना है? एग्ज़ाम हॉल के अंदर जब पेपर में सवाल सामने हो तब सारे वापस बाहर निकाल के आपको आंसर बिल्कुल सही करना है, और सही आंसर पर आपको गोला काला करना है जिससे कि आपका सिलेक्शन बिल्कुल श्योर हो जाए और आपकी जो परेशानी है वो सारी ख़त्म हो जाए। भोराट के पठार का फैलाव है, तो भोराट का आपका जो पठार का फैलाव है मैं देख लेता हूँ। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका बिल्कुल ऑप्शन नंबर, कुंभलगढ़ से गोगुंदा के मध्य फैला हुआ। कुंभलगढ़ आपका राजसमंद में पड़ता है, गोगुंदा आपके उदयपुर में पड़ता है। देखो राजस्थान के प्रमुख पठारों की मैं बात करूँ तो सारे पठार मैं आपको बता देता हूँ। राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार आपका उड़िया का पठार जो कि माउंट आबू सिरोही में पड़ता है। दूसरा है आपका आबू का पठार, ये भी माउंट आबू सिरोही में पड़ता है। तीसरा आपका भोराट का पठार है जिसकी बात अपन कर चुके हैं।
चौथा उपरमाल का पठार है। कौन सा पठार है भाई? उपरमाल का पठार। उपरमाल का पठार आपके चित्तौड़गढ़ और भीलवाड़ा में फैला हुआ है। भीलवाड़ा के बिजोलिया से लेकर बैसुरगढ़ चित्तौड़गढ़ तक। लसड़िया के पठार की मैं बात कर लूँ तो देखो उदयपुर और प्रतापगढ़ में फैला हुआ। ठीक है, बिल्कुल आपको याद रखना। अब ये सलुम्बुर में चला गया। ठीक है, ये लासड़िया का जो पठार है, कटाफटा पठार, ये सलुम्बुर जो कि उदयपुर से अलग होकर नया जिला बना तो उसमें आपका शामिल हो गया। मैसा का पठार आपका चित्तौड़गढ़ में पड़ता है। काकनवाड़ी का पठार आपका अलवर जिले में पड़ता है। मानदेसरा का पठार आपका बैसरौडगढ़ चित्तौड़गढ़ में। और जबकि छप्पन के पठार की मैं बात कर लूँ तो छप्पन का पठार और छप्पन की पहाड़ियाँ पहले बाड़मेर में थी, अब बालोतरा में आ गई। क्लियर गाइस? छप्पन का पठार और छप्पन की पहाड़ियाँ पहले बाड़मेर में थी, अब बालोतरा में शामिल हो चुकी है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन बिल्कुल आपके सामने है और इसको अपन देख लेते हैं। मारवाड़ यूथ लीग की स्थापना की गई थी, कब की गई थी आपको बताना है। तो देखो मारवाड़ यूथ लीग की जो स्थापना की गई थी, कब की गई थी, आपको बिल्कुल याद रखना है। 1931 के अंदर आपकी मारवाड़ यूथ लीग की स्थापना की गई थी। किसके द्वारा की गई थी आपको याद रखना, जय नारायण व्यास के द्वारा। किसके द्वारा? जय नारायण व्यास के द्वारा आपके मारवाड़ यूथ लीग की स्थापना की गई थी। ठीक है, जबकि विद्यार्थी यूथ लीग की स्थापना की बात कर लूँ ना तो टीकाराम पालीवाल ने करी। किसने करी? टीकाराम पालीवाल, जो कि राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री थे। ठीक है, मैंने दो लीग बता दिए। मारवाड़ यूथ लीग की स्थापना जयनारायण व्यास, और जबकि विद्यार्थी यूथ लीग की जो स्थापना करी थी वो टीकाराम पालीवाल ने करी थी। इसके अलावा देखो प्रमुख संगठन की मैं थोड़ी सी चर्चा कर लेता हूँ। देखो राजपुताना मध्य भारत सभा की स्थापना कब हुई? राजपुताना मध्य भारत सभा की जो स्थापना हुई आपकी कब हुई है? तो आपको याद रखना 1918 में हुई है। कब? 1918 में। इसके अलावा मैं बात कर लूँ तो देखो आपको याद रखना राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कब हुई है? तो राजस्थान सेवा संघ की जो स्थापना हुई 1919 के अंदर हुई। राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कब हुई? 1919 में वर्धा में। ठीक है, अर्जुन लाल सेठी, केसरी सिंह बारड और विजय सिंह पथिक ने संयुक्त प्रयास से इसका गठन किया है। इसके अलावा देखो थोड़ी सी मैं चर्चा कर लेता हूँ। अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद की जो स्थापना हुई, ये आपका सीईटी के अंदर भी पूछा गया था और आपका वीडियो का जो एग्जाम है उसमें भी आपका पूछा गया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक है, बार बार एग्जाम्स में पूछा जाता है। अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद की जो स्थापना हुई थी 1927 में हुई। कब हुई भाई? 1927 के अंदर इसकी स्थापना आपकी हुई थी। इसके अलावा मैं बात कर लेता हूँ मारवाड़ सेवा संघ। राजस्थान सेवा संघ की बात होगी 1919 में। मारवाड़ सेवा संघ की जो स्थापना हुई थी 1920 में हुई थी। कब हुई थी? 1920 में। ठीक है, आपको बिल्कुल याद रखना है। इसके अलावा देखो मैं और कुछ इंपॉर्टेंट है उनकी बात भी आपकी कर लेता हूं। देखो वीर भारत समाज की स्थापना 1910 में हुई थी। किसके द्वारा? विजय सिंह पथिक के द्वारा। जबकि वीर भारत सभा की स्थापना भी 1910 में हुई थी, लेकिन वीर भारत समाज तो विजय सिंह पथिक है, वीर भारत सभा आपका केसरी सिंह बारट के द्वारा की गई थी। जैन वर्धमान विद्यालय की स्थापना 1907 में हुई भाई, अर्जुन लाल सैठी के द्वारा की गई थी। ठीक है, इसके अलावा वागड़ सेवा मंदिर और हरिजन सेवा समिति दोनों की स्थापना 1935 में भोगीलाल पंड्या, वागड़ के गांधी के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? भोगीलाल पंड्या के द्वारा। इसके अलावा देखो थोड़ी सी मैं बात कर लेता हूँ चरखा संघ। कौन सा संघ? चरखा संघ की स्थापना किसने करी? देखो यही सवाल जो होते हैं ना बड़े बड़े एग्जाम लेवल से पूछे जाते हैं। जमनालाल बजाज के द्वारा 1927 में की गई थी। सस्ता साहित्य मंडल, इसकी स्थापना हरिभाऊ उपाध्याय के द्वारा की गई थी। जीवन कुटीर की स्थापना हीरालाल शास्त्री के द्वारा 1927 में की गई थी। सर्व हितकारिणी सभा कई बार एग्जाम में पूछा गया, आरएसएस भी बोर्ड ने भी पूछा, आरपीएससी ने भी पूछा। सर्व हितकारिणी सभा की स्थापना 1907 में हुई। कब हुई? 1907 में। किसके द्वारा? गोपाल दास के द्वारा। ठीक है, इसके संस्थापक जो थे कन्हैयालाल ढूंढ, और सन 1914 में बीकानेर में से पुनर्जीवित जो किया था वो किसने किया था? गोपाल दास ने किया था। ठीक है, आपको बिल्कुल ये फैक्ट भी साथ के साथ में याद रखना है। अब बढ़ता है अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सारी चीजें मैंने आपसे शेयर कर ली है। देखो एक बात आपसे मैं बताना चाहूँगा, सिलेक्शन जो होता है ना, सिलेक्शन केवल जैसे केवल एमसीक्यू करने से सिलेक्शन नहीं हो जाएगा आपका।
सर कहते हो कि सर एबीसीडी करवा दो, एमसीक्यू से कैसे सिलेक्शन होगा? एमसीक्यू के साथ आपको सारी डिटेल्स पता होनी चाहिए, ठीक है। मतलब कि एमसीक्यू जैसे मैंने एक एमसीक्यू करवाया, उसके बारे में मैंने आपको 10 बातें बताई, उन्हीं 10 बातों में से 2-4 बातें आपके एग्ज़ाम में वापस बनती। इसलिए केवल मैं सीधा ही राइट आपको बता दूँ इसका ये, इसका ये, इसका ये, ऐसे आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला। ऐसे तो तब होता है जब आपने पूरा मतलब जो है व्याख्यात्मक पहले पढ़ रखा है, समझ में आ रहा, सब्जेक्टिव पूरा कर रखा, फिर ऑब्जेक्टिव करने में मज़ा आता है। लेकिन आपने सब्जेक्टिव पढ़ नहीं रखा, सीधे ऑब्जेक्टिव करके जाओगे तो ऐसा सिलेक्शन नहीं होता। इसलिए हर एमसीक्यू का पोस्टमार्टम करना बहुत ज़रूरी है, उसके बारे में विस्तृत डिटेल लेना बहुत ज़रूरी है। जब आप विस्तृत पढ़ोगे ना तभी आपका सिलेक्शन होगा, केवल और केवल एमसीक्यू से कभी सिलेक्शन नहीं होता। पहले विस्तृत पढ़ना पड़ता है, फिर आपका सिलेक्शन होता है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 8वां क्वेश्चन आपके सामने है। 8वां क्वेश्चन आपके सामने सन 2011 के अनुसार राजस्थान में सर्वाधिक लिंगानुपात है तो 994, 964, 978, 1002। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका, बिल्कुल मैं बात करूँ तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर 1 जो है आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल सही आंसर हो गया। अब देखो थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ कुछ इंपॉर्टेंट बातें यहाँ की, ठीक है। देखो बिल्कुल आपको याद रखनी है, मैं इंपॉर्टेंट बातें आपसे शेयर कर रहा हूँ। देखो इसमें जो इम्पोर्टेंट है ना, सबसे पहले तो मैं राजस्थान के लिंगानुपात की बात कर लूँ 2011 की जनसंख्या के अनुसार, तो आपको याद रखना 928 कितना था, 928 प्रति 1000 महिलाओं पर राजस्थान में कितने पुरुष हैं, तो 928 है। अब मैं बात कर लेता हूँ आपको शहरी लिंगानुपात कितना है राजस्थान का। तो राजस्थान का जो शहरी लिंगानुपात है प्रति 1000 महिलाओं पर 914 पुरुष है। जबकि मैं ग्रामीण लिंगानुपात की बात करता हूँ तो प्रति 1000 महिलाओं पर 933 आपकी महिलाएं, ठीक है। इसके अलावा देखो सर्वाधिक लिंगानुपात मैंने बता दिया डूंगरपुर का है, लेकिन इसके साथ आपको याद रखना सबसे कम लिंगानुपात आपका धौलपुर का है। सबसे कम लिंगानुपात धौलपुर का है, प्रति 1000 पर 846 महिलाएं, ठीक है, बिल्कुल आपको याद रखना है। इसके अलावा देखो एक आजकल एग्जाम में क्या थोड़ा सा लेवल एग्जामिनर बढ़ा दिया। आजकल वो क्या करता है 3-4 जिले दे देता है और उनको क्रम से सेट करने की बोलता है। तो मैं 4 प्रमुख सर्वाधिक लिंगानुपात वाले जिलों की आपसे चर्चा करना चाहूँगा। सबसे पहला आपका डूंगरपुर, डूंगरपुर का मैंने बता दिया 994। फिर आता आपका राजसमंद, ठीक है, राजसमंद का हो गया आपका 990। फिर आपका आ गया पाली, पाली का हो जाएगा आपका 987। और फिर आपका आ गया प्रतापगढ़, प्रतापगढ़ की मैं बात कर लूँ तो प्रतापगढ़ का जो आपका लिंगानुपात है कितना है, 983, ठीक है। तो ये 4 जिला है। अब मैं बात कर लेता हूँ थोड़े से सबसे कम लिंगानुपात वाले 4 जिलों की। तो देखो सबसे पहला आपका धौलपुर मैंने बता दिया 846। उसके बाद आता आपका जैसलमेर, जैसलमेर की मैं बात कर लूँ तो 852। फिर आपका आता करौली, करौली की मैं बात कर लूँ तो 861। फिर मैं बात कर लेता हूँ भरतपुर, भरतपुर का जो है आपका 880 है। कितना है, 880, ठीक है, बिल्कुल आपको याद रखना 846, 852, 861, 880, 846, 852, 861, 880, ठीक है, आपको बिल्कुल याद है। धौलपुर का 846 है, जैसलमेर का 852 है, करौली का 861 है, भरतपुर का 880 है। क्लियर। अब देखो थोड़े से मैं जो सवाल है ना बड़े अच्छे लेवल के अंदर पूछे जाते हैं, वो बच्चों को नहीं आते, वो सवाल थोड़े से चर्चा करना चाहूँगा लिंगानुपात से संबंधित। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला ग्रामीण क्षेत्र में आपको पूछ लिया जावे तो पाली है। कौन सा है, पाली। कितना लिंगानुपात है, राजस्थान का एकमात्र ऐसा जिला जो 1000 क्रॉस है, 1003 ऑल ओवर। शहरी में भी ले लो, ऑल ओवर लिंगानुपात में ले लो, ग्रामीण लिंगानुपात में ले लो, एक ही ऐसा जिला है जो 1000 क्रॉस है बस। जबकि मैं बात कर लूँ ग्रामीण क्षेत्र में न्यूनतम लिंगानुपात वाले जिले की, तो आपको याद रखना ग्रामीण क्षेत्र में जो न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला वो आपका धौलपुर है, 841। अब थोड़ी सी चर्चा कर लेता हूँ मैं शहरी लिंगानुपात की, ठीक है। शहरी लिंगानुपात में सर्वाधिक शहरी लिंगानुपात जो है वो किसका, टोंक का है 985। और सबसे कम शहरी लिंगानुपात जो है जैसलमेर का है 807।
देखो मैंने आपको कितनी सारी इंपॉर्टेंट बातें बताई है। सबसे पहले तो देखो मैं आपको बता देता हूँ वापस से एक बार। मैंने ऑल ओवर राजस्थान के लिंगानुपात की बात कर ली थी, 928 है। फिर मैंने 5 जिले सर्वाधिक लिंगानुपात वाले, फिर 5 जिले न्यूनतम लिंगानुपात वाले। अब मैं बात कर रहा हूँ शहरी लिंगानुपात और ग्रामीण लिंगानुपात की। ग्रामीण लिंगानुपात सबसे ज़्यादा मैंने आपको बताया था पाली का 1003, न्यूनतम ग्रामीण लिंगानुपात धौलपुर का 841, सर्वाधिक शहरी लिंगानुपात टोंक का 985, सबसे कम शहरी लिंगानुपात जैसलमेर का 807। तो ये सारे फैक्ट आपको याद रखने हैं। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, इसकी थोड़ी सी अपन चर्चा कर लेते हैं। मेवात क्षेत्र के प्रमुख संत है कौन है, इसके बारे में आपको बताना है। तो मेवात क्षेत्र के जो प्रमुख संत है वो आपके लालदास हैं। ऑप्शन नंबर 3 जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। लालदास जी के जन्म की मैं बात कर लूँ तो इनका जन्म जो हुआ था 1540 ईस्वी में हुआ था। कौन से गांव में हुआ था? धौलीदूब गांव में, जो कि वर्तमान में अलवर में पड़ता है। कहाँ पड़ता? अलवर में पड़ता। अलवर के दो टुकड़े हो गए, कोटपुतली बेरोड और खैरतल तिजारा, लेकिन ये धौलीदूब अभी भी अलवर में ही है, कहीं नहीं गया है ना, इधर उधर नहीं गया घूमने के लिए, अलवर के अंदर ही है। लालदास जी तो थे ना, वो लकड़ा रहते भाई, जंगल से लकड़ियाँ काटते थे और ये मेव जाति से थे। लालदास जी देखो मुस्लिम संत है। ये सवाल पूछा कि कौन सा संत पहला मुस्लिम था, तो आपको याद रखना लालदास जी का जो संबंध था वो मुस्लिम था। इनके पिताजी के नाम की बात कर लो, वैसे पूछा नहीं जाएगा, फिर भी आप देख लो, बता ही देता हूँ। अगर कभी कभार अगर पूछ भी लिया जाए तो इनके पिताजी का नाम तो समदा था, जबकि माताजी की बात कर लो तो चांदमल, चांदमल इनकी माताजी का नाम था, ठीक है। और इनके गुरु की बात कर लो तो संत गद्दन चिश्ती। कौन से चिश्ती? गद्दन चिश्ती इनके गुरु थे भाई, आपको याद रखना, ये सवाल एग्जाम में पूछा भी गया, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। देखो इनकी समाधि की बात कर लूँ तो शेरपुर अलवर में है भाई, इनकी समाधि कहाँ है? शेरपुर अलवर के अंदर इनकी समाधि है। जबकि इनकी मृत्यु जो हुई थी वो नगला जाज भरतपुर में हुई थी, नगला। देखो मैंने 3 चीज़ें बताई, इनके जन्म की मैंने बात करी धौलीदूब के अंदर, इनकी समाधि शेरपुर में, और इनकी मृत्यु नगला जाज में। अक्सर जहाँ मृत्यु होती है ना वही समाधि होती है, लेकिन इनकी तीनों जगह अलग है, समाधि अलग है, जन्म अलग है और मृत्यु अलग है। तो ये तीनों ही जगह आपको बिल्कुल याद रखनी है। इसके अलावा देखो मैं एक और संत है हमारे संत चरणदास जी, इनका संबंध भी आपके मेवात क्षेत्र से है, तो उनके बारे में भी थोड़ी सी चर्चा मैं करना चाहूँगा। संत चरणदास जी का जन्म भाद्रपद शुक्ल तृतीया को हुआ था। कब? 1703 ईस्वी के अंदर हुआ था, ठीक है। और इनका जो बचपन का नाम था ना वो रणजीत था। क्या था? रणजीत, ठीक है। इनकी पिता का नाम मुरलीधर था, माता का नाम कुजो देवी था, ठीक है। और ये संत चरणदासी पंथ का प्रवर्तन करने वाले संत हैं, और इन्होंने ही भविष्यवाणी करी थी। कौन सी? कि नादिर शाह के आक्रमण की जो भविष्यवाणी करी थी वो चरणदास जी ने करी थी। चरणदास जी जो है इन चरणदासी संप्रदाय के अंदर पीले वस्त्र पहने जाते हैं। कौन से वस्त्र? पीले वस्त्र पहने जाते हैं, आपको बिल्कुल याद रखना। और संत चरणदास जी की 2 शिष्या है जो बार बार एग्जाम में पूछी जाती है, एक तो दयाबाई, दूसरी आपकी सहजोबाई। कौन कौन सी? एक तो आपकी होगी दयाबाई, एक तो आपकी होगी दयाबाई, दूसरी आपकी होगी सहजोबाई, ठीक है। ये दोनों ही बार बार आपसे पूछी जाती है और आपको याद भी रखना है। एक तो दयाबाई होगी, दूसरी आपकी सहजोबाई होगी, ठीक है। ये किनकी शिष्या थी? ये तो चरणदास जी की शिष्या थी। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। राजस्थान में सन 2001 से 11 के मध्य निम्न में से किन जिलों की 10 के जनसंख्या वृद्धि दर सबसे कम रही थी? ये आपको बताना है। तो देख लेते हैं अपन 10 के वृद्धि दर की, मैं देख लेता हूँ, चर्चा अपन कर लेते हैं बिल्कुल। तो 10 का जो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, इसकी मैं बात करता हूँ तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर 1 जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, पाली, झुंझुनू और गंगानगर, ठीक है। मैं इनके प्रतिशत की भी बात करने वाला हूँ, इससे पहले मैं आपको बता देता हूँ। तो राजस्थान का ऑल ओवर जो जनसंख्या वृद्धि दर रहा था 2011 की जनसंख्या के अनुसार, तो आपको याद रखना 21.3, कितना था भाई? 21.3%, ठीक है। बिल्कुल आपको याद रखना। इसमें पुरुष संख्या में जो वृद्धि हुई थी वो आपको याद रखना, पुरुष जनसंख्या वृद्धि दर 10 के कितना था, तो आपको याद रखना 20.8, और 21.8 आपका महिला का था भाई। महिला संख्या में जो वृद्धि हुई थी वो 21.8% है, पुरुषों में जो वृद्धि हुई थी वो 20.8 है, ठीक है, यानी महिला की संख्या ज़्यादा बढ़ी थी। दूसरा, ग्रामीण जनसंख्या में 10 की वृद्धि दर मैं आपको बता देता हूँ 19% है, और शहरी जनसंख्या में 10 की वृद्धि दर आपका 29% है, ठीक है। इसके अलावा देखो अब मैं बता देता हूँ आपको सर्वाधिक 10 के वृद्धि दर वाले जिले बता देता हूँ। सबसे ज़्यादा जो हुआ था आपका
10 के वर्दी दर बाड़मेर के अंदर, बाड़मेर का कितना था आपको याद रखना, 32.5, 32.5। उसके बाद आपका जैसलमेर, जैसलमेर में जो वर्दी हुई थी 31.8। फिर आपका जोधपुर है, जोधपुर की बात कर लो तो 27.7। फिर आपका बांसवाड़ा आ जाएगा 26.5। ठीक है, ये 4 जिले हो गए। अब मैं आपको न्यूनतम 10 की वर्दी दर वाले 4 जिलों की बात करना चाहूँगा। ये तो सर्वाधिक हो गया, अब न्यूनतम की बात कर लेते हैं। देखो न्यूनतम में मैं आपको बताना चाहूँ तो सबसे कम जो है गंगानगर की है। गंगानगर की कितनी है, 10%। ठीक है, उसके बाद झुंझुनू की है, झुंझुनू कितनी, 11.7%। उसके बाद आपके पाली की है, पाली की कितनी है तो 15.4%। ठीक है, फिर मैं बूंदी की बात कर लूँ, सॉरी गैस, मैंने पाली की 15.4 नहीं है, बूंदी की है 15.4 आपकी। बूंदी की 15.4 है, पाली की बात कर लूँ तो 11.9% है। वापस से बता देता हूँ, गंगानगर 10%, झुंझुनू 11.7%, पाली 11.9%, बूंदी 15.4%। तो ये भी फैक्ट आपको बिल्कुल याद रखना है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में अधिकतम कुल जनसंख्या का सही अवरोही क्रम कौन सा है, ये आपको बताना है। तो देख लेते अपन सही अवरोही क्रम आपका कौन सा है। तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा 11वें का, सबसे पहले मैं आपको उत्तर बता देता हूँ, फिर अपन आगे चर्चा करते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है आपके बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक बार फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, जितने फैक्ट मैं आपको बता रहा हूँ अगर आप इनके नोट्स बना लेते हो ना, वो वाकई में आप कहता हूँ ना, बड़े बड़े ऐप्स के अंदर आपको ऐसा कंटेंट नहीं मिलेगा। एक बार विश्वास करके देखो, वाकई में शानदार कंटेंट मैं आपको उपलब्ध करवाता हूँ। वो भी मेरे कोई ज़्यादा सब्सक्राइबर नहीं, आप देख सकते हो 1000 सब्सक्राइबर है बस। ठीक है, और फिर भी मैं ये कहता हूँ आपको अगर अच्छा लगे तो ही चैनल सब्सक्राइब करो। मैं आपसे ज़बरदस्ती बिल्कुल नहीं करूँगा कि आप मुझे सपोर्ट करो। अगर आपको अच्छा लग रहा तो सपोर्ट करो। अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा कि सर वाकई में भाई सर हमारे लिए अगर मेहनत कर रहे हैं, आपको लगता है कि बेहतर इतना अच्छा कंटेंट उपलब्ध करवा रहे हैं, तो आप सपोर्ट कीजिएगा। आपको लगता है नहीं तो उसमें कोई भी वो इश्यू नहीं है, क्योंकि मैं जब भी चाहता हूँ मैं आपके हित के लिए ही काम करता हूँ और बेहतर से बेहतर कंटेंट मैं आपको उपलब्ध करवाता हूँ। मेरे कौन से कोई मैं लाखों रुपए कमा रहा हूँ यार, 1000 सब्सक्राइबर है, कोई पैसे नहीं आते। इसलिए आप ऐसा नहीं सोचे कि सर सब ये सारी जो मेहनत है ये सब आपके लिए है। बस मैं तो ये चाहता हूँ कि सारा कंटेंट मैं आपको यूट्यूब पे उपलब्ध करवा दूँ, किसी ऐप से पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़े आपको। ठीक है, बड़े बड़े चैनल पर भटकने की ज़रूरत नहीं पड़े, कोई नया चैनल ढूंढने की आपको ज़रूरत नहीं पड़े, सारा आपका एक जगह क्लियर हो जाए। तो देखो मैं जनसंख्या की बात कर रहा था, अब जनसंख्या के बारे में बता देता हूँ। 2011 की जनसंख्या के अनुसार, 2011 की जो जनगणना थी उसके अनुसार मैं बात कर लूँ तो राजस्थान की जो जनसंख्या थी 68, 54, 84, 37 ये थी। ठीक है, अब देखो इसको याद कैसे रखना। वैसे देखो अभी तक नई जनगणना रिपोर्ट तो आई नहीं है आपकी। ठीक है, ठीक है, तो तब तक आपको यही याद रखना पड़ेगा और यही सवाल छपेगा, और अभी आने में टाइम भी लगेगा, अभी शुरू भी नहीं हुई है। तो ये आपको कैसे याद रखना कि राजस्थान की जनसंख्या का मोबाइल नंबर क्या है, इसको 3-4 बार डायल करना अपने फ़ोन पर, ऑटोमेटिक आपको याद हो जाएगा। 68 54 84 37, 68 54 84 37, 68 54 84 37, 68 54 84 37। मोबाइल नंबर 10 डिजिट का होता है, लेकिन राजस्थान की जनसंख्या का जो डिजिट है वो 8 ही है, ये आपको याद रखना। ठीक है, बिल्कुल आपको याद रखना, 6,85,48,437। क्लियर गाइस। अब मैं बात कर लेता हूँ कुल जनसंख्या का शहरी जनसंख्या कितना प्रतिशत है। ये सवाल बार बार एग्जाम में पूछा जाता है कि भाई राजस्थान में शहरी जनसंख्या कितनी है, तो आपको याद रखना 24.9% आपकी शहरी जनसंख्या। और ग्रामीण जनसंख्या के प्रतिशत की बात कर लो तो 75.1% आपकी ग्रामीण जनसंख्या है। अब देखो मैं सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिले आपको बताना चाहूँगा। देखो सबसे ज़्यादा जनसंख्या आपके जयपुर में। ठीक है, सबसे ज़्यादा जनसंख्या जयपुर के अंदर है, 66.26 लाख है। ठीक है, एकमात्र राजस्थान का ऐसा जिला है जो 50 लाख से ऊपर है, बस जयपुर। जयपुर के बाद जोधपुर की बात कर लो तो जोधपुर की जो जनसंख्या आपकी 36.87 लाख है। मैं बात कर रहा हूँ जनसंख्या के हिसाब से सर्वाधिक जनसंख्या वाले 5 जिलों की, उसमें जयपुर बता दिया मैंने, जोधपुर बता दिया। अब अलवर की बात कर लूँ तो अलवर की जो जनसंख्या वो 36.74 है।
जोधपुर और अलवर की जो जनसंख्या लगभग समान है ना। फिर नागौर की आपकी 33 लाख है और उदयपुर की आपकी 30 लाख है। वापस एक बार रिपीट कर लूँ, जयपुर की आपकी 66 लाख, जोधपुर की 36 लाख, अलवर की भी लगभग 36 लाख, नागौर की 33 लाख और उदयपुर की भी 30 लाख। अब मैं बात कर लेता हूँ न्यूनतम। न्यूनतम की अगर मैं थोड़ी सी बात करना चाहूँ तो सबसे न्यूनतम जो जनसंख्या है, देखो उसके बारे में आपको बताना चाहूँगा। 5 जिले आपको बताना चाहूँगा। सबसे पहला आपका जैसलमेर है। जैसलमेर की जो जनसंख्या 6.69 लाख है। उसके बाद प्रतापगढ़ है। प्रतापगढ़ की जो जनसंख्या 8.67 लाख है। उसके बाद आपका सिरोही है। सिरोही की जो जनसंख्या 10.36 लाख है। उसके बाद बात कर लूँ बूंदी की 11.10 लाख है। उसके बाद बात कर लो आपके राजसमंद की तो 11.56 लाख है। तो ये 5 ऐसे ज़िले हैं जिनकी जनसंख्या सबसे कम है राजस्थान के अंदर। ठीक है, तो ये फैक्ट भी आपको बिल्कुल याद रखना इंपॉर्टेंट है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखो क्लास थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी तो मैं अब आपको जल्दी जल्दी से उत्तर बताता हूँ, फिर अपन आगे चलते हैं। पापूजी के भोपो का वाद्य यंत्र है, तो 12 का अपन देख लेते हैं सही आंसर क्या होने वाला है। तो 12 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल ऑप्शन नंबर 4 जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, रावण हत्ता। रावण हत्ता के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। रावण हत्ता आपके पश्चिमी राजस्थान में बजाया जाता है। इसमें 9 तार होते हैं भाई, और एक तत्व वाद्य यंत्र है, इसमें 9 तार होते हैं और इसकी गज में 4 से 6 तार होते हैं। कितने? 4 से 6 तार होते हैं। और ये वाद्य यंत्र नारियल की एक कटोरी से बना हुआ होता है। ठीक है, ये फैक्ट भी आपको याद रखना है। इसमें रामदेव जी के और पापू जी के फड़ का जो वादन होता है वो आपके रावण हत्ता से ही होता है। और भोपो का जो प्रमुख वाद्य यंत्र है वो भी आपका क्या है? रावण हत्ता ही है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। रणमल छंद के रचयिता है। रणमल छंद के जो रचयिता है कौन है आपको बताना है। तो रणमल छंद के जो आपके रचयिता है, बिल्कुल मैं बात कर लूँ तो श्रीधर व्यास है। कौन है? श्रीधर व्यास। ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नरपति नालय। नरपति नालय ने आपका बीसल देव रासो लिखा था भाई। कौन सा रासो लिखा था? बीसल देव रासो लिखा था। ठीक है, और पद्मावत की बात कर लो तो पद्मावत जो लिखा था वो मलिक मोहम्मद जायसी ने लिखा था। किसने लिखा था? मलिक मोहम्मद जायसी ने। सुंदरदास की बात कर लो तो सुंदरदास आपके जो कि दादू दयाल के पुत्र थे। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा राजस्थान के एकीकरण में मत्स्य संघ में नहीं था? अलवर भी था, धौलपुर भी था, करौली था, सवाई माधोपुर नहीं था। ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसकी एक छोटी सी ट्रिक मैं हमेशा बताता हूँ आपको। ABCD याद रखना। ABCD सर ये क्या है? तो अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर। ठीक है, अब देखो अब मत्स्य संघ में आपके थोड़े से जिले बढ़ गए हैं। अब मैं बात कर लूँ तो ABCD तो 4 हो गए। इसके अलावा आपका खेरतल तिजारा। ठीक है, खेरतल हो गया। खेरतल के अलावा मैं बात कर लूँ तो देखो आपका डीग हो गया। डीग के अलावा मैं बात कर लूँ तो आपका कौन सा हो गया? कोटपुतली बहरोड। कोटपुतली बहरोड। यानी अब आपके 7 जिले मत्स्य संघ में शामिल हो जाएंगे। ठीक है, ये नए जिले भी ऐड हो जाएंगे। मत्स्य संघ का जो गठन किया गया था, कब किया गया था आपको याद रखना? 18 मार्च 1948 को। जबकि मत्स्य संघ का जो विलय किया गया था 15 मई 1949 को। ठीक है, मत्स्य संघ जो नाम दिया था कैम मुंशी के सुझाव पे दिया था। किसके सुझाव पे दिया था? कैम मुंशी के सुझाव पे दिया था। भीम जी की डूंगरी की बात कर लो तो भीम जी की डूंगरी का जो संबंध है, क्वेश्चन नंबर 15 की बात कर रहा हूं मैं, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बेराट। देखो बीजक की पहाड़ी, भीम जी की पहाड़ी, महादेव जी की पहाड़ी, ये जो तीनों ही आपकी बेराट सभ्यता से संबंध है। अब बेराट सभ्यता के जो लोकेशन है आपकी बदल चुकी है। पहले ये जयपुर में थी, अब कोटपुतली बहरोड जिले में शामिल हो गई। कौन से जिले में? कोटपुतली बहरोड जिले के अंदर शामिल हो गई है। बिल्कुल आपको याद रखना, कोटपुतली बहरोड जिले के अंदर शामिल हो गई, क्योंकि विराट की जो पहाड़ियाँ ये भी आपके कोटपुतली बहरोड के अंदर शामिल होगी। निमराना की बावड़ी ये भी आपके कोटपुतली बहरोड में शामिल होगी। निमराना हत्याकांड का संबंध भी आप कोटपुतली बहरोड से है, जो कब हुआ था? 14 मई 1925 को हुआ था। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। तेजाजी देश के देवता के रूप में पूजे जाते हैं। इसकी मैं बात कर लूँ 16 की, तो 16 का जो आपका सही आंसर हो जाएगा बिल्कुल ऑप्शन नंबर 1, गायों के लोक देवता के रूप में पूजे जाते हैं। ऑप्शन नंबर 1 जो है आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तेजाजी की जन्म की बात कर लूँ तो खन्नाल नागौर के अंदर तेजाजी का जन्म हुआ था। तेजाजी का जो मेला लगता है वो परबतसर में लगता है। कहाँ लगता है? परबतसर में तेजाजी का आपका मेला लगता है। इसके अलावा मैं बात कर लूँ तो देखो तेजाजी के सबसे ज़्यादा थान आपको अजमेर ज़िले में देखने को मिलेंगे। कहाँ मिलेंगे? अजमेर ज़िले में आपको देखने को मिलेंगे। सीताबाड़ी का मेला आयोजित होता था। ये क्वेश्चन आपका डिलीट कर दिया गया था, ना तो कोटा में, ना बूंदी में, ना ब्यावर में, ना अजमेर में। सीताबाड़ी का आपका मेला लगता है 12 में, और 12 आपका ऑप्शन में नहीं था, तो इसलिए ये क्वेश्चन आपका डिलीट हो गया। अगले क्वेश्चन की बात कर लेता हूँ।
श्वेतांबर जैनों द्वारा पर्युषण पर्व कब और कितने दिन तक मनाया जाता है? देखो ये 18 सवाल है, नहीं आरएस में 2 से 3 बार आपका पूछा गया है। पर्युषण पर्व के बारे में आपको बार बार पूछा गया, तो इसके जो राइट आंसर हो जाएगा, देखो पर्युषण पर्व एक तो भादवे में यानी भाद्रपद माह में मनाया जाता है और 8 दिनों के लिए मनाया जाता है। ठीक है, पर्युषण पर्व का जो संबंध है बिल्कुल आपको याद रखना किससे है। तो पर्युषण पर्व की मैं बात कर लूँ तो पर्युषण पर्व का जो संबंध है वो जैन धर्म से है, भाद्रपद माह में मनाया जाता है, 8 दिन के लिए मनाया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, बार बार रिपीट होता है, आपको याद रखना होगा। आगे बढ़ते हैं। राजस्थान में उपोष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं? तो 19 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल ये आबू पर्वत यानी माउंट आबू सिरोही के अंदर आपके उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। देखो वनों की मैं बात कर लूँ तो राजस्थान कुल भौगोलिक क्षेत्र का 9.60% पे आपके वन पाए जाते हैं। ठीक है, और देखो प्रशासनिक दृष्टि से जो वन है ना बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आपको याद रखना प्रशासनिक दृष्टि से वनों को 3 भागों में बांटा गया, आपका आरक्षित वन, सुरक्षित वन और अवर्गीकृत वन। ठीक है, आरक्षित वन, सुरक्षित वन, अवर्गीकृत वन का प्रतिशत सीधा एग्जाम में पूछा जाता, कितने प्रतिशत आरक्षित वन पाए जाते, तो आपको बिल्कुल याद रखना 38, देखो 37.05% तो आपका आरक्षित वन है और 56.6, ठीक है 56.6 जो है आपके ये सुरक्षित और रक्षित वन हो गए और 6.46 ये आपके अवर्गीकृत वन हो गए। ठीक है, ये आंकड़ा सीधा सीधा एग्जाम में पूछा जाता है, तो आपको बिल्कुल याद रखना है और वापस से रिपीट होगा। किस जिले में उपोष्ण पर्वतीय वन पाए जाते हैं? तो 20 की मैं बात कर लेता हूँ, तो 20 का जो आपका सही आंसर हो जाएगा सिरोही जिले के अंदर आपके उपोष्ण पर्वतीय वन पाए जाते हैं, माउंट आबू के अंदर। ऑप्शन नंबर 4 जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब देखो मैं सिरोही के बारे में बता देता हूँ। राजस्थान की जो सबसे ऊंची चोटी है ना, 3 सबसे ऊंची चोटी है जो प्रथम क्रमांक पे है, दूसरे क्रमांक पे है, तीसरे क्रमांक पे, तीनों ही आपके सिरोही में। गुरु शिखर, शेर और आपकी दिलवाड़ा, ये तीनों ही आपकी कहाँ पड़ती है? तो सिरोही के अंदर पड़ती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाथ पर मेहंदी के मांडनों से लहरी और घेवर मांडे जाते हैं। तो 21 क्वेश्चन जो है आपका ये डिलीट कर दिया गया है। ठीक है, क्योंकि ये दीपावली पे भी होता है, गणगौर पे भी होता है, तीज पे भी होता है, इसलिए फिर डिलीट हो गया। ठीक है, इसलिए इस क्वेश्चन को डिलीट कर दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से राजस्थान के किस जिले की साक्षरता दर सर्वाधिक है, ये आपको बताना है। तो 22 का सबसे पहले मैं उत्तर की बात कर लूँ दिए हुए जिलों के अनुसार, तो इन 22 में सबसे सही आंसर हो जाएगा आपका बिल्कुल ऑप्शन नंबर 3 कोटा, आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब देखो थोड़ी सी मैं साक्षरता की बात कर लेता हूँ। तो राजस्थान की जो साक्षरता ऑल ओवर आपको बिल्कुल याद रखना कितनी है, तो देखो मैं आपको बताता हूँ बिल्कुल 66.1% है। कितनी है? 66.1%। पुरुष साक्षरता कितनी है? तो आपको याद रखना पुरुष साक्षरता 79.2 है, और जबकि महिला साक्षरता की बात कर लूँ राजस्थान में तो 52.1% है। कितनी है? 52.1%। सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला आपका कोटा है, न्यूनतम साक्षरता वाला जिला आपका जालोर है। कोटा की साक्षरता की बात कर लो तो 76.6 है, और जालोर की साक्षरता की बात कर लो तो 54.9 है। ठीक है, अब मैं आपको देखो सर्वाधिक साक्षरता वाले 4 जिले बता देता हूँ। अगर आपको कभी आरोही और अवरोही क्रम सेट करने की बोले तो आप याद रखना कोटा, फिर आपका जयपुर, फिर आपका झुंझुनू, फिर आपका सीकर। ठीक है, ये 4 जिले हो गए। कोटा की मैंने बताई थी 76.6, जयपुर की मैंने बताई 75.5, झुंझुनू की मैं आपको बता दूँ 74.1, सीकर की आ जाएगी 71.9 है ना। अब मैं न्यूनतम 5 साक्षरता वाले जिलों की बात करूँ, जालोर की है आपकी 54.9। ठीक है, उसके बाद मैं बात कर लेता हूँ सिरोही की जो आ जाएगी आपकी 55.3, प्रतापगढ़ की आपकी हो जाएगी 56%, बांसवाड़ा की हो जाएगी 56.3%। कितनी? 56.3%। और बाड़मेर की जो हो जाएगी 56.5%। ये आपके न्यूनतम साक्षरता वाले 5 जिले हैं। तो ये फैक्ट भी आपको बिल्कुल याद रखना है, जो कि इंपॉर्टेंट भी है आपका। तो अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। बनास बेसिन का विस्तार है, तो ये क्वेश्चन आपका डिलीट कर दिया गया। बनास बेसिन का विस्तार टोंक सवाई माधोपुर में भी है, सवाई माधोपुर जयपुर में भी है, इसलिए ये आपका क्वेश्चन डिलीट हो गया है। बनास नदी जो कि आपके राजसमंद के खमनोर की पहाड़ियों से निकलती है, और राजस्थान में बहने वाली पूर्णतः सबसे लंबी नदी जो है वो आपकी कौन सी हो जाएगी? तो बनास हो जाएगी। राजस्थान की सबसे बड़ी देखो 2 बातें बताता हूँ। राजस्थान की सबसे लंबी नदी तो चंबल है, लेकिन राजस्थान में सबसे लंबी नदी वो बनास है आपकी।
अरावली श्रेणी का निम्नलिखित में से उच्चतम भाग कहाँ है, ये आपको बताना है। तो 24 की मैं बात कर लूँ तो उदयपुर से कुंभलगढ़ और गोगुंदा के बीच का जो है ये अरावली का सबसे ऊंचा भाग है, जिसे बोराट के पठार के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इसके अलावा लूनी बेसिन किस पारिस्थितिक प्रदेश का भाग है, ये आपको बताना है। तो लूनी बेसिन जो है आप सभी जानते हो, लूनी नदी कहाँ बहती है, मरुस्थल के अंदर बहती है, तो मरुस्थल ये पारिस्थितिकी तंत्र का भाग हो जाएगी। लूनी नदी जो कि अजमेर से निकलती है, अजमेर के नाग पहाड़ से इसका उद्गम स्थल है। कहाँ से भाई, नाग पहाड़ से। और नाग पहाड़ की जो ऊंचाई है वो 795 मीटर है। नाग पहाड़ आपके पुष्कर के बिल्कुल, मैं बात करूँ ना, पुष्कर 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 के बिल्कुल विपरीत बना हुआ है नागपाड़, यहाँ से आपकी लूनी नदी निकलती है। ठीक है, बिल्कुल आपको याद रखना, लूनी नदी का पानी बालोतरा तक मीठा, उसके बाद खारा हो जाता है। हाल गुरु की उपाधि धारण करने वाला कौन है, तो आपको बिल्कुल याद रखना, हाल गुरु की जो उपाधि है वो किसके पास है, महाराणा कुंभा के। महाराणा कुंभा के पास बहुत सारी उपाधि है, हाल गुरु, चाप गुरु, अभिनव भट्टाचार्य, ठीक है, राणे राय, राणे राव, तो ये सारी जो उपाधियाँ हैं ये महाराणा कुंभा की है। ठीक है, बिल्कुल ये फैक्ट भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ख्याल शैली के गायन व रचनाकार मनरंग किस घराने के प्रवर्तक माने जाते हैं, तो 27 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा जयपुर घराना। कौन सा घराना, जयपुर घराना। BWHW जलवायु प्रदेश में कौन से जिले आते हैं, तो देखो कल मैंने थार्नवेट जलवायु वर्गीकरण, टिवारता जलवायु वर्गीकरण और कोपेन वर्गीकरण कल की क्लास में, एक दिन पहले क्लास आप जाके देखना, पहला ही क्वेश्चन है, सारी जलवायु इतनी शानदार तरीके से हल करवाई कि एक बार में आपको याद हो जाएगी। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा आपका जैसलमेर, बीकानेर और गंगानगर। अगला क्वेश्चन देखते, पचबदरा झील कहाँ है, तो पचबदरा झील जो है आपकी खारे पानी की झील है। कहाँ है, तो पचबदरा झील पहले बाड़मेर में थी, अब आपके बालोतरा में शामिल होगी। कहाँ शामिल होगी, बालोतरा जिले में शामिल हो गई है। आज के आखिरी क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। थार्नवेट के अनुसार DAW जलवायु के अंतर्गत कौन से जिले आते हैं, तो 30 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा सिरोही, पाली और अजमेर। DAW में कौन सा जलवायु, कौन से जिले आते हैं, तो सिरोही, पाली, अजमेर। और थानवेट के अनुसार DAW जो कि सर्वाधिक जिलों के अंदर पाए जाने वाली आपकी जलवायु है। ठीक है, आपको याद रखना, उत्तरी राजस्थान में DBW है, पश्चिमी राजस्थान की बात कर लूँ तो EAD है, और आपके में पूर्वी राजस्थान की बात कर लूँ तो CAW जलवायु पाई जाती है। तो आज की क्लास को यही समाप्त करते हैं। बस आप लोग सपोर्ट करते रहें और इसी तरह का बेहतरीन कंटेंट मैं आपको उपलब्ध करवाता रहूँगा। जब तक आपका सिलेक्शन नहीं होगा, जब तक छोड़ेंगे नहीं, जब तक तोड़ेंगे नहीं, तो आपका सिलेक्शन लेके ही रहेंगे हम। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलता है अगली क्लास में।